हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, टॉपिक गवर्नर जनरल एंड इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स। किस गवर्नर जनरल के समय क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उसके ऊपर सवाल। चलिए, आज लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग है जनाब, और 1856 से 58 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और 58 में जो इंडिया रूलिंग एक्ट आया, तो 1 नवंबर 1858 से 62 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कम वाइस सराय भी बन गए। तो फर्स्ट वाइस सराय भी ये बने, ये ध्यान में रखने की चीज है कि फर्स्ट वाइस सराय भी बने, यानी उप शासक भी कह सकते हैं या राजा या राज्य का प्रतिनिधि, राजा या राज्य का प्रतिनिधि, यही चीजें होती हैं। तो चलिए अब इस तरह से हम देखें तो लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग के समय में क्या क्या बात हुई। ठीक है, इस पर ध्यान देना है बेटा, ध्यान दीजिए। कैनिंग के समय में एक घटना को देखें तो सबसे पहले 1856 विडो रीमैरिज एक्ट, passed with efforts of on the efforts of ईश्वर चंद विद्यासागर। ये एक इंपॉर्टेंट घटना है। दूसरा देखें, ऑन 1 नवंबर 1858 introduced इंडिया रूलिंग एक्ट। 1 नवंबर 1858 को इंडिया रूलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बताएंगे इसके बारे में अभी, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाइसरॉय थ्रू दिस या अंडर दिस एक्ट become विस्काउंट कैनिंग। तो कैनिंग बने पहले वाइसराय। फिर क्या होता है, इंडिया become a slave country of Britain। इंडिया become a, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, 1850 या 1860 इनकम टैक्स, या सबसे पहले देखें एनुअल बजट इंट्रोड्यूस्ड। 1861 इनकम
income tax introduced 1861, Governor General of India has authority to issue ordinance and 1861 Auditor General post created. ऑडिटर जनरल पोस्ट क्रिएटेड। ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब समझा देता हूं वन बाय वन। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मदद से, दबाव से ये काम हुआ। कब? तो 1856 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है। ऑन 1 नवंबर 1858 इंट्रोड्यूस्ड इंडिया रूलिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम नाम का एक कानून आया और इसके तहत आप भी जानते हैं कि क्या हुआ। जो 1857 की क्रांति इसी के समय हुई थी, उसकी समाप्ति पर यह कानून आया और ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। चूंकि ये सारी बातें जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है हैपनिंग, वो ऑलरेडी मैंने पॉलिटी में पढ़ाया है, तो इसीलिए मैं पॉलिटिकल बातों को ना उठा करके जो सिक्वेंसली हैपनिंग की बात है उसको उठा रहा हूं। तो ये चीज है। अब देखते हैं 1 नवंबर को ये कानून आया और इस कानून के तहत जो पहला वाइसराय बना, जो फर्स्ट वाइसराय बने, जनाब कोई और नहीं मिस्टर कैनिंग ही थे। और इसी कानून से इंडिया बिकम ए स्लेव कंट्री, भारत एक अब यूके का गुलाम देश बन गया। अब भारत उसके ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा बन गया, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 1860 में एनुअल बजट इंट्रोड्यूस हुआ। 1860 भारत में पहली बार वार्षिक बजट, आम बजट कब लाया गया? तो 1860 में आया। 1861 में इनकम, ठीक है, ठीक है, इनकम टैक्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1861 में ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो वो अब क्या अध्यादेश जारी कर सकते थे मैक्सिमम 180 दिन के वैलिडिटी के लिए। ये एक तरह से अस्थाई कानून था, जो आज भी 3 अध्यादेशों की जगह पर हम जो है, वैसे तो 7 अध्यादेश थे जिसकी जगह पर हमने ये काम किया है, अभी बिल पास किया है। ऑडिटर जनरल का पोस्ट क्रिएट हुआ एजी का, जो 1935 में जाके सीएजी बन जाएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जनाब का समय है और इसमें ये इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। इनके समय में एक और घटनाएं हैं, उसमें भी जिक्र करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको मिटा लें तो ठीक है। चलिए, तो दैट्स ओके, मिटाया जा सकता है बेटा, अंडरस्टैंडिंग में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत के 4-5 लाइन मिटा देता हूं। और क्या, तो ध्यान देना है। अगला पॉइंट इनका जो बनता है वो 1857, यू नो, रिवोल्ट, ये कॉमन बात है। 1857
अंडर चार्ल्स वुड्स रिकमेंडेशन, या ऐसे लिख दीजिए सीधा सा, 3 यूनिवर्सिटी सेटअप एज फर्स्ट कोलकाता विश्वविद्यालय, सेकेंड बॉम्बे, थर्ड एज यू नो दैट, जो थर्ड है वो है आपका मद्रास। तो ये 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई सेम ईयर, एक ही वर्ष में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहलाए, प्रेसिडेंसी सिटी में हुआ। क्रम यही है, सेम ईयर बट क्रम यही है, मई में, जुलाई में और अगस्त में ऐसे ही स्थापित हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो था कोलकाता यूनिवर्सिटी, देन बॉम्बे यूनिवर्सिटी, देन मद्रास यूनिवर्सिटी, और ये सवाल बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब आगे की बात करें। ठीक है बेटा, तो इस शख्स को मिटाया जा सकता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एलिगन सेकेंड नहीं इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, इनका जो टाइमिंग देखते हैं 1869 से 1873, ये टाइम है। लॉर्ड मेयो के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला 1871 से 72, फर्स्ट सेंसस हेल्ड। कभी भी पूछे पहली जनगणना कब हुई, प्रथम जनगणना तो हम 1872 इस्तेमाल करेंगे ये, क्योंकि लास्ट कब हो रहा है 72 में, शुरुआत 71 में। तो पहली जनगणना किसने करवाई, किसके समय हुई, कब हुई, तो 1871, 72 में समापन हुआ, और किसका समय था, लॉर्ड मेयो का समय था। ये आपका सवाल। अब आइए, और क्या हुआ इसके समय में, ये भी देखने की चीज है। तो पहली जनगणना हुई, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, तो लॉर्ड मेयो का। बेटा लॉर्ड मेयो ने अपने नाम से मेयो कॉलेज की स्थापना की अजमेर में, जो मिलिट्री एजुकेशन के लिए था, सैन्य शिक्षा के लिए। पर यह सैन्य शिक्षा किसको दी जाती थी, जो देशी रियासतों के राजा होते, उनके जो पुत्र हैं, कहने का मतलब उनके पुत्र कौन हुए, राजकुमार, प्रिंसेस। तो ये प्रिंसेस को एजुकेट करते थे, मिलिट्री एजुकेशन, ठीक है। अब आइए, 1872, इनको हम कहाँ पे 3 कर दिए थे, सॉरी बेटा, इसको 72 मानना है। 1872 अब क्या होता है, किलिंग ऑफ लॉर्ड मेयो एट पोर्ट ब्लेयर
अंडमान एंड निकोबार बाय ए कैप्टिव ठीक है। अठारह में जब ये अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल जो था, तो उस टाइम में सेलुलर जेल जैसा भी था, तो उस जगह पे गया तो कैदी लोग जाते थे सजाए काला पानी के तौर पर, तो कैदी लोग के समय में थे, और वहां पर एक अफगानी मुल्क का मुस्लिम था जो इनको चाकू मार दिया, स्टैब टू डेथ। तो एकमात्र गवर्नर जनरल कहिए या एकमात्र वाइस सराय कहिए जिसकी हत्या हुई भारत में, याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं स्टैब टू डेथ, यानी चाकू मार के मार देना। तो चाकू मार के मार दिया, तो एकमात्र गवर्नर जनरल या वाइसराय जिसकी हत्या हुई भारत में, ये लॉर्ड मेयो थे। जबकि लॉर्ड एलिगन यहीं पंजाब में मर गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस भी यहीं मरा, और दोनों की कब्रें भारत में ही है, याद रखिएगा। नोट, नोट में आज हमने ये कहा है कि भारत में हत्या तो एक की हुई, लेकिन दो गवर्नर जनरल यही मरे, डेथ स्वाभाविक। एक तो जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका दफन यहीं भी हुआ, और वो आज यूपी के बनारस के पास जो गाजीपुर है वहीं पे दफन है, बलिया के पास गाजीपुर। और दूसरा जो मैंने कहा लॉर्ड एलिगन सेकेंड जो थे, उनको जो है देखते हैं तो पंजाब में ही उनकी कब्र है। तो मरा और मार दिया गया, फर्क है, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो के लिए ये है। अब लॉर्ड लीटन की बात करेंगे बेटा, इसके बारे में इतना ही, लॉर्ड लीटन की बात करें इसके बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलिए, इसको मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट, लॉर्ड लीटन, इसे हम 1876 से 1880 में देखेंगे। अब लॉर्ड लीटन का जो इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। 1876 लीटन्स दरबार एट इलाहाबाद, सॉरी सर, ठीक है, लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार कर दीजिए, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो दरबार था वो इलाहाबाद लगा था, तो लॉर्ड लीटन का दरबार एट दिल्ली, लॉर्ड लीटन्स दरबार। तो लीटन का दरबार ये कहलाता है। और याद रखिएगा इसमें क्या हुआ था, सेलिब्रेशन, क्वीन विक्टोरिया सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली मनाया गया था क्वीन विक्टोरिया का, यानी 20 वर्ष कंप्लीट हुआ था। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा 1858 से 1878, तो 77 से 78 जो है ये सिल्वर जुबली मनाई गई, ये याद रखिएगा। 76 77 एक वर्ष मनाया और इसे टाइटल मिला, ठीक है, क्या? कैसर ए हिंद। विक्टोरिया को टाइटल क्या मिला?
कैसर ए हिंद का टाइटल मिला? और ये सवाल खूब पूछता है। अब देखिए 1878, ठीक है, 1878 में क्या हुआ, एक एक्ट आया, आर्म्स एक्ट। इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, वो तो अलग बात है, लेकिन आर्म्स एक्ट आया, ठीक है। तो ये पूछता है। फिर है 1879 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है ना, ये क्या था, याद रखना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था देशी भाषाओं के अखबार को प्रतिबंधित करना। के अखबार को करना। लगभग सभी देशी भाषा के अखबार बंगाल के प्रतिबंधित कर दिए गए। इसने सीधा एक सर्कुलर निकाल दिया कि कोई भी अखबार इंग्लिश में ही छपेगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, फारसी, पारसी में नहीं छपेगा। जिसको छापना है इस तारीख के बाद इंग्लिश में। लगभग सारे अखबार बंद हो गए। इस कानून का प्रभाव एक अखबार पे नहीं पड़ा जो बांग्ला में छप रहा था, पर जिस दिन से ये इंप्लीमेंट होना था कानून, उस दिन वो अपने आप को इंग्लिश में छाप के लाया। इसका नाम है बेटा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो था, इस पर कोई असर नहीं पड़ा, यही सवाल बनेगा, ठीक है। कोई असर नहीं पड़ा। आपसे ऐसे ही पूछेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से कौन सा अखबार अछूता रहा, अनटच्ड रहा, तो अमृत बाजार पत्रिका, ये बता दीजिए, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आइए। ये तो आपने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले एक चीज समझेंगे। बीच में 1835 से 36 एक आए चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनको कहते हैं प्रेस का मुक्तिदाता। याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकाफ जो है अंतरिम रूप से बेंटिक के जाने के बाद 1 साल के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और उन्होंने क्या किया, जो बेंटिक ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था उसको फ्री कर दिया। तो प्रेस पर से प्रतिबंध किसने हटाया? चार्ल्स मेटकाफ ने, जो बीच का एक छूट गया था तो वो ले लिया, इंपॉर्टेंट। और इसलिए उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता, गेट फ्रीयर ऑफ द प्रेस कहा गया है। तो कभी भी पूछे कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा गया है। तो चलिए, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़े। अब जो अगला है बेटा, वो है लॉर्ड रिपॉन। इसे काइंड रिपॉन भी कहा गया है। इसका समय 1880 से 1884 तक था। अब काइंड रिपन, नाम में ही काइंड रिपन लगाया तो दयालु थे हमारे प्रति। इसके समय का इंपॉर्टेंट, तो 1881 सेकेंड सेंसस, इसी को कहते हैं डिकेडल सेंसस, इसी को कहते हैं रेगुलर सेंसस। तो बेटा कभी भी पूछे दूसरा जनगणना कब हुई, दूसरी जनगणना, तो 1881।
दशकीय जनगणना कब हुई? तो अभी बोलेंगे 1881। लगातार क्रमिक यानी रेगुलर सेंसस कब हुई? तो अभी हम यही बोलेंगे रेगुलर सेंसस के लिए। ठीक है, तो तीनों का मतलब एक ही है। तो 10 वर्ष पर शुरुआत हुई, तो आप भी जानते हैं ये 10 की जनगणना हुई, और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना हो रही है। अभी जनगणना शुरू तो हुई थी, लेकिन कोरोना आने की वजह से इसे स्टेगनेंसी में डाला गया है, अभी फिर रीइंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। देखिए अभी शुरू होने में टाइम लगेगा। अब है 1881, एक बार और, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना कानून आया, और ये 10 वर्ष के लिए था, क्योंकि सेकंड जो आएगा वो 91 में। सेकंड जो आएगा वो 91 में आएगा, 1891। फिर आइए 1882, डब्ल्यू विलियम हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन। अब एजुकेशन पर जो कमीशन आया फॉर प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन पर आया, तो विलियम हंटर कमीशन जो था प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन पर था। अब आइए 1883, ये क्या है? एल्बर्ट बिल dispute known as judicial reform, judiciary reforms कमिटी, यानी न्यायालय में सुधार के लिए एल्बर्ट बिल एक आया, पर इसका विरोध बहुत हो गया, पर आपसे पूछेगा। 1884, अब ये क्या है? तो 1884 में मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप एज इंडियाज फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट। कभी भी पूछे कि भारत में पहला जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1884 लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगर इससे पिछले का भी हो एक, तो यही चेन्नई वाला जो है मद्रास, बहुत पीछे चला जाता है, तब वो मैनुअल था, विधिवत नहीं था, मैनुअल था। अब आइए, यही वजह है कि लॉर्ड रिपन को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय सरकार का जन्मदाता, स्थानीय शासन का जन्मदाता, ये नाम आता है लॉर्ड रिपन का। तो रिपन के ये 5-6 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे, फिर लॉर्ड कर्जन वाइले की बात करेंगे। इसको ओके करिए।
चलिए, तो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार और। तो लॉर्ड रिपन की बात हो गई, इससे आगे बढ़ना है हमें। लॉर्ड रिपन के बाद एक इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड डफरीन का टाइमिंग 1885 से 1889 के पास है। इसका इंपॉर्टेंस तो पहला है 28 दिसंबर 1885 सेट अप ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई डफरिन के समय में। यह एक इंपॉर्टेंट पहलू है। डफरिन invite to Congress member at dinner, ठीक है, at Kolkata resident officially। तो ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डफरीन, और डफरीन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा वो है लॉर्ड कर्जन वाइली। 1899 से 1905। अब कर्जन वाइली आया तो क्या क्या आया, जरा इस पर गौर फरमाना है। तो कर्जन वाइली के समय में देखिए जरा, 1901 सॉरी 1901 डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। 1903 विक्टोरिया पैलेस built at Kolkata। 1902 ली कमीशन ऑन पुलिस रिफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट रिफॉर्मेशन। 1903, तो 1903 में हम देखते हैं क्या है, तो मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट बना। देखिए इसको कहेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नॉन मॉन्यूमेंट्स एक्ट, ये बना। 1904, तो इसमें क्या होता है, ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट, ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसको देख लें। लॉर्ड कर्जन वाइली का जो टाइम है उसके समय में क्या क्या हुआ उसके संदर्भ में देखिए। तो एक तो देखते हैं 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हो जाएगी। 1903 में विक्टोरिया की याद में जो पैलेस शुरू होगा बनना वो 3 में फिनिश्ड हो जाएगा। विक्टोरिया पैलेस यू नो बेटर, मार्बल्स का बहुत ही शानदार महल है, यानी पैलेस है, मेमोरी है,
कलकत्ता में। और 1902 में पुलिस डिपार्टमेंट में सुधार के लिए ली कमीशन आया। 1903 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और मॉन्यूमेंट एक्ट भी पास हुआ। 1904 में हम देखते हैं ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कार्यालयी गोपनीयता कानून, ये लागू हो गया। इसी को तोड़कर हमने 2005 में लेके आया आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार कानून। तो ये लेकर के आए। पॉइंट क्लियर? तो ये है आपका। अब देखते हैं और क्या हुआ इसके समय में। तो उसके समय में और की बात करते हैं। जरा इसको पहले ओके करें और ऊपर से इसको मिटाएं डफरिन को। लॉर्ड कर्जन के ही संदर्भ में ऊपर भी है सवाल। तो वो सवाल क्या? तो जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, 1905 20 अक्टूबर, डिवीजन ऑफ बंगाल, जिसको हम पार्टीशन भी कहते हैं, बंगाल, ठीक है, इनएक्टेड। तो बंगाल का विभाजन, जिसको हम लोग बहुत शॉर्टली कहते हैं बंग भंग, जो एक बड़ा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का चला, इसी से जुड़ गया क्या? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो कर्जन के समय में ये था। अब कर्जन को, जैसा कि हम और आप जानते हैं, कर्जन यहां रिजाइन देकर के चला गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड में हमारे मदन लाल ढींगरा जो थे, गोली मार दिए इसी कर्जन को, क्योंकि इसने बहुत तकलीफ दी थी लोगों को। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कर्जन गिवन रिजिग्नेशन विद डिस्प्यूट विद, ड्यू टू डिस्प्यूट विद क्या कहते हैं, किचनर। कर्जन चलिए, ये तो आप समझ गए। नेक्स्ट की बात करें। अब देखते हैं बेटा, नेक्स्ट जो एक है लॉर्ड मिंटो, इनको सेकंड कहते हैं। मिंटो फर्स्ट था 1805-7 के बीच में, और ये लॉर्ड मिंटो सेकंड है, जिनकी टाइमिंग है बेटा 1906 से 10। इसके समय में क्या आया, तो ये ध्यान रखना है। मिंटो के संदर्भ में 2-3 सवाल। पहला तो देखते हैं 1909 इंडिया काउंसिल एक्ट आया, ठीक है। इंडिया काउंसिल एक्ट इसके समय में आया 1906 30 दिसंबर। जैसा कि हम और आप जानते हैं, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग बना, ये भी हम समझ गए। कहां? एट ढाका, ठीक है, 1906 में। अब देखते हैं 1907 का जो संदर्भ है, तो जो भी है, अब स्प्लिटिंग हुई, वो कोई बड़ी घटना नहीं है हमारे लिए, तो 1907 को ना लेकर के हम सीधा इतना ही समझेंगे, मिंटो कंसीडर एक्चुअल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। यही क्वेश्चन होता है। ही स्टार्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना।
कहने का मतलब लॉर्ड मिंटो जब था तो उसी के इशारे पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। हम और आप सब वाकिफ हैं 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ। ढाका के नवाब जो थे वकार हक सलीमुल्लाह, और आगा खान नाम के अपने मित्र को पहला अध्यक्ष भी बनाए। ये सब इशारे पे हो रहा है। 1907 में देखते हैं मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लॉर्ड मिंटो सेकेंड से मिलने शिमला जाते हैं, और शिमला में ये एश्योरेंस लेते हैं कि जो कानून बन रहा है 1909 का उसमें मुसलमानों के लिए तरजीह दीजिए। और यही आधार रहा कि 1909 के कानून से मुसलमानों को धर्म का आधार बना के सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। और यही शुरुआत थी। और मुस्लिम लीग का तो मोटो ही यही था, उसके चार्टर में ही लिखा है कि भविष्य के लिए मुसलमानों के लिए एक देश बनाना और मुसलमानों के हित की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना। तो यही वजह है, और इसलिए लॉर्ड मिंटो सेकेंड को कहा जाता है क्या, एक्चुअल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का वास्तविक संस्थापक या एक्चुअल फादर या फाउंडर दे दे, या जब एक्चुअल वर्ड हटा दे तो मोहम्मद अली जिन्ना लगा देंगे। यही फर्क है। तो ये मिंटो ने काम किया, हिंदू मुसलमानों को बांटने की शुरुआत की, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दिया मुसलमानों को धर्म का आधार बना के। दैट इज द प्रॉब्लम। ये तो हम जान गए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है वो है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे। लॉर्ड हार्डिंग जो है ये जनाब 1910 से 1916 तक हैं, और इस जनाब के समय में 1911 गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में हुआ। एट मुंबई built to welcome British Empire King George V. George V to come India, to visit India 1911 से 12 तक रहा। और फिर दिल्ली दरबार लगेगा। हार्डिंग्स दिल्ली दरबार 1911-12, और इसी के समय में रोल बैक ऑफ बंगाल डिवीजन होगा। तो मिंटो की तो बात हो गई। मिंटो को हटाइए, हार्डिंग पे अब हम चल रहे हैं। ठीक है, हार्डिंग की कुछ बातें और होगी बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। 12 दिसंबर 1911 क्या हार्डिंग declared rollback to partition of Bengal and capital of British India will transfer from Kolkata to Delhi, New Delhi. But, and even Bihar separated from Bengal along with Jharkhand and Odisha.
ऑल थ्री आर डिक्लेयर्ड, ये तीनों बातें डिक्लेयर की गई कि बंगाल का विभाजन वापस लिया जाता है, परंतु बिहार को अलग किया जाता है। उस टाइम के बिहार में बेटा, उस टाइम के बिहार में ऑलरेडी जो झारखंड है वो और उड़ीसा भी था। और एक कहा गया कि देश की राजधानी ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल जो है वो जो है ट्रांसफर होके न्यू दिल्ली जाएगी। पर ऑल दीज आर implemented ठीक है on 22 मार्च 1912 AD। तो यही बिहार का फाउंडेशन डे भी हो गया, राजधानी भी चेंज हो गई, और फिर जो मैंने कहा बंगाल का डिवीजन भी रोल बैक वापस ले लिया गया। तो ये सारी चीजें मिलकर के हुई। लॉर्ड कर्जन के समय में जो बात हुई थी वो अब पूरा हो गया। तो लॉर्ड हार्डिंग, इसके बाद चैम्सफोर्ड है, लेकिन बात जो सबसे ज्यादा बनेगी वह बात बनेगी आपकी लॉर्ड इरविन के समय का। तो लॉर्ड इरविन पे हम लोग काम करते हैं। चलिए, लॉर्ड हार्डिंग की बात देख लिए, लॉर्ड इरविन की बात, ठीक है, ओके। जो लॉर्ड इरविन है बेटा, एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यही था। बाकी सब क्रिश्चियन थे, ये ज्यूइश था। और ये 1926 से 1931 तक रहा। तो ये कृषि प्रेमी था, ही वॉज एग्रीकल्चर लवर, कृषि प्रेमी। सिंध में सिंधु से कई नहरों का निर्माण किया, इरिगेशनल कैनाल्स। So number of irrigational canals constructed by Irwin in the region of Sindh at present in Pakistan, and source of the rivers, I mean canals from Indus River. So पाकिस्तान को नाम मिल गया नहरों का देश, जो आज तक नाम है। तो पाकिस्तान का नाम क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, द कंट्री ऑफ कैनाल, द लैंड ऑफ कैनाल्स। पाकिस्तान को क्या कहते हैं, नहरों का देश। ध्यान में रखना। अब अगले पॉइंट पर इरविन ने एक काम किया, गांधी इरविन समझौता, तो जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे तब आएगा। और इरविन ही है जो देखते हैं राजधानी में सबसे पहले वाइस रीगल लॉज, यानी राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन का यही पुराना नाम था का नाम। तो वाइस रीगल लॉज में प्रवेश प्रथमतः यही पाया। तो राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले प्रवेश पाने वाला कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड इरविन था। ये क्वेश्चंस अच्छा खासा बनता है। पॉइंट क्लियर। चलिए अब इससे बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट तो यह हो गया। अब लॉर्ड इरविन के समय में हम देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है वो बात हम करेंगे, लेकिन कब, आगे बढ़ करके। तो अब चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, जो आपसे सवाल बनाएगा वो है बेटा लॉर्ड वेवेल।
जो हम 1942 के साथ 45 तक देखते हैं, 45 ही नहीं 46 तक, ठीक है। तो देखते हैं लॉर्ड वेवेल क्या है। तो इसके समय में एक होगा 1945 25 जून, इसको कहेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस होगा, शिमला में कैपिटल था। जून में ग्रीष्म ऋतु है, यानी समर है, और समर कैपिटल शिमला था, तो राजधानी में हो रही है, ये ध्यान में रखने की चीज है। तो 25 जून शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या आया था, वेवेल का प्रपोजल था, ऑन वेवेल प्रपोजल, ऑन वेवेल प्रपोजल। अब अगला जो पॉइंट आएगा आपका, देखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, ये भारत आया मार्च में, विजिट इंडिया, ये याद रखना है। उसके बाद आता है आपका लॉर्ड विस्काउंट माउंट बैटन, जो 1946 से 1948 तक रहेगा। और आप भी जानते हैं माउंट बैटन के समय में हमें आजादी मिली, माउंट बैटन प्लान से इंडिया डिवाइडेड एंड गेट फ्रीडम। माउंटबेटन प्लान, इंडिया डिवाइडेड एंड गेट फ्री। तो भारत का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान आजाद हुआ, वो माउंटबेटन प्लान से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माउंटबेटन एज ए लास्ट इंग्लिश गवर्नर, जो हमने बात कर दिया, इंग्लिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इवन लास्ट वाइसराय। But after that, there is a single person, as you know that, I will talk about it, that is C. Rajgopalachari. अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, सी राजगोपालाचारी की, ठीक है। लॉर्ड इरविन की बहुत सारी बातें हो गई थी, अब इसकी जगह पे हम बात करेंगे लास्ट के तौर पे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, जो 1948 से 1950 till 25 जनवरी मिडनाइट 12 PM तक रहे। तो ये क्या हुए, फर्स्ट लास्ट सिंगल, ठीक है, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से हमारा गवर्नर जनरल और इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स लास्ट कर गया। नाउ वी विल डिस्कस टुमारो, टुडे इज वेडनेसडे आई थिंक, तो वेडनेसडे, तो ध्यान रखिएगा, कल हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में अगले टॉपिक पे। और हमारा कल का टॉपिक जो होगा, उस टॉपिक को हम रखने जा रहे हैं, इन इंडिया 18th 19th 20th centuries
social and religious reforms movement known as Indian Renasa, Raja Ram Mohan Rai and so on. तो कल हम उस पर बात करेंगे. थैंक यू. till then, शुभ रात्रि. आ जाओ. अरे यार मैंने बंद तो करो. बहस पूरी करनी. तू बोले तो आज बंद ना हो. काहे बंद हो? इसको कैसे करूँ? बैक कहाँ से करूँ? कोई नहीं, घूम रहा है, घूम के बंद हो जाएगा, क्या होगा? नॉट रिस्पॉन्डिंग. ओबीएस ये भी नहीं हो रहा, इसलिए बोल रहा था वो ऑफ करना चाह रहा था. तो उससे हुआ नहीं. जो हुआ सामने ही है.